नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। साथियों, अभी हाल ही में पुणे में एक ऐसा सिंड्रोम डिस्कवर किया गया है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इसका नाम है गिलियन बैरे सिंड्रोम। और इससे लगातार पुणे महाराष्ट्र में केसेस इसके बढ़ते जा रहे हैं और ये जो तंत्रिका तंत्र है उसमें आने वाले विकारों की वजह से ऐसा सिंड्रोम फैलने लगा है और इसको लेकर के WHO ने भी एडवाइजरी जारी कर दी है। तो चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं कि आखिरकार ये कैसे फैलता है और कितना घातक है और इसका किस तरह से इलाज किया जा सकता है और कहीं आप भी इसकी चपेट में तो नहीं है। खबर है गिलियन बैरे सिंड्रोम क्या है, जिसके लगातार जो है पुणे महाराष्ट्र में केसेस देखने को मिल रहे हैं। खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें तो पुणे में एक दुर्लभ न्यूरोलॉजिकल विकार यानी कि गिलियन बैरे सिंड्रोम के प्रकोप की सूचना के बाद, जिसके बाद अब तक 73 इसके मामले आ चुके हैं। यानी इसकी सूचना मिली थी पहले और सूचना मिलने के तुरंत बाद अब इसके अब तक 73 मामले आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अब स्थिति का आकलन करने के लिए शहर में एक टीम भेजी है और महाराष्ट्र सरकार ने संक्रमण में अचानक वृद्धि की जांच के लिए एक रैपिड रेस्पॉन्स टीम का गठन किया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने शनिवार 25 जनवरी 2025 को 25 तक कहा कि कुल 47 पुरुष और 26 महिलाएं इससे प्रभावित हैं और जिनमें से 14 वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। यानी अब तक इसके केसेस जो 73 जो देखने को मिले हैं और इसको लेकर के सरकार ने भी इसके लिए एक टीम गठित कर दी है और महाराष्ट्र सरकार ने भी रैपिड रेस्पॉन्स टीम गठित कर दी है। और इसमें से अब तक यानी 25 जनवरी तक की केसेस की बात की जाए तो 47 पुरुष और 26 महिलाएं इससे प्रभावित हैं। गिलियन बैरे सिंड्रोम के बारे में समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो गिलियन बैरे सिंड्रोम यानी GBS एक ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली उसकी परिधीय नसों पर हमला करती है और जिससे मांसपेशियों में कमजोरी आती है और पक्षाघात में बदल सकती है, जो कि पक्षाघात में बदल सकती है और यह कुछ दिनों या कुछ हफ्तों में विकसित हो सकता है और किसी भी उम्र के लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन यह वयस्कों और पुरुषों में अधिक आम है। यह स्थिति दुर्लभ है और अनुमानित रूप से प्रति 1 लाख आबादी में 1/2 की घटना हो सकती है। यानी ये एक ऐसा विकार है जो कि जो व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली होती है वो परिधीय नसों पर हमला करती है और इससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और इसके जो लक्षण हैं वो ज़्यादा दिन नहीं, कुछ ही हफ्तों में विकसित हो सकते हैं और इसके प्रभाव में कोई भी आ सकता है, किसी भी उम्र के लोग इसके प्रभाव में आ सकते हैं और लेकिन ये वयस्क और पुरुषों में ये अधिकतम देखे जा सकते हैं और ये एक दुर्लभ स्थिति है। यानी प्रति 1 लाख की आबादी में 1/2 की जो घटनाएं वो देखने को मिल सकती हैं। जबकि GBS के कारणों को अभी तक पूरी तरह से समझा नहीं जा सका है और ज़्यादातर मामलों में यह वायरस और बैक्टीरिया संक्रमण के बाद होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार बैक्टीरिया कैम्पिलोबैक्टर जैजुनी से संक्रमण जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी मतली, उल्टी और दस्त के लक्षणों सहित का कारण बनता है। GBS के लिए सबसे आम जोखिम कारकों में से एक है। यानी WHO के अनुसार ये बताया गया है कि इसमें मतली आना, उल्टी, दस्त ऐसे लक्षण हैं जिन्हें गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहा जाता है। ये सभी लक्षण है, आम बात है इसमें, जो कि GBS के कारणों में ऐसा होता रहता है। यह मूल रूप से जो बैक्टीरिया है कैम्पिलोबैक्टर जेजुनी इसके संक्रमण से होता है। लोग फ्लू या साइटोमेगालोवायरस यानी एपस्टीन वायरस और जीका वायरस सहित अन्य वायरस संक्रमण होने के बाद भी GBS विकसित कर सकते हैं। दुर्लभ मामलों में टीकाकरण से लोगों को GBS होने का जोखिम बढ़ सकता है, लेकिन ऐसा होने की संभावना बेहद कम है। जो लोग फ्लू या साइटोमेगालोवायरस, एपस्टीन वायरस और जीका वायरस सहित जो अन्य वायरल संक्रमण है और उससे कोई संक्रमित है तो उसके बाद भी ये संक्रमण उसके साथ हो सकता है और ज़्यादातर दुर्लभ मामलों में जो संक्रमण है वो टीकाकरण से लोगों के अंदर ये जो संक्रमण है GBS का टीकाकरण होने के बाद इसके जो बढ़ने की संभावना बेहद कम हो जाती है। अब इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है तो ऑटो इम्यून परिस्थितियों में
शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपनी ही कोशिकाओं पर हमला करना शुरू कर देती है और जीबीएस में प्रतिरक्षा प्रणाली माइलिन म्यान को नष्ट कर देती है और तंत्रिका कोशिकाओं के चारों ओर लिपटी एक वसायुक्त परत है। यानी ये जो इस स्थिति में ये ऑटो इम्यून परिस्थितियाँ होती हैं। इन परिस्थितियों में शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली अपनी ही कोशिकाओं पर हमला करती है और मूल रूप से जो तंत्रिका कोशिका है उसका जो माइलिन म्यान सिस्टम है, यानी जो तंत्रिका कोशिका है ये, और इसका जो बीच का क्षेत्र है उसे नष्ट कर देती है और इस स्थिति में ये जो संक्रमण है वो पैदा हो जाता है। इससे मस्तिष्क को संकेत भेजने की नसों की क्षमता प्रभावित होती है और जिससे मांसपेशियों में कमजोरी आती है। जीबीएस परिधीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के बाहर तंत्रिका तंत्र का वह हिस्सा जो मांसपेशियों की गति, तापमान, स्पर्श और दर्द संवेदना को नियंत्रित करता है, ये उन सभी चीज़ों को जो है बुरी तरह से प्रभावित करता है। यानी ये जो क्षेत्र है माइलिन म्यान जो क्षेत्र है उसे पूरी तरह से प्रभावित करता है और मूल रूप से जो तंत्रिका तंत्र है जिसके जरिए हमें पता चलता है कि आखिरकार मांसपेशियां गति कितनी हो रही है और तापमान कैसा है, स्पर्श करते हैं हम किसी चीज़ को तो पता चल जाता है और दर्द इत्यादि होता है। तो इन सभी संवेदनाओं के बारे में पता चलता है, इन सभी पर नियंत्रण तंत्रिका कोशिका का रहता है। अब ये क्या करता है कि माइलिन म्यान जो सिस्टम है बीच का तंत्रिका कोशिका का उसे नष्ट कर देता है और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हमला करता है और इसी वजह से जो है ये परेशानियां जो देखने को मिलती हैं। और चिन्ह और लक्षण के बारे में बात करें कि आखिरकार जीबीएस के चिन्ह और लक्षण क्या हैं, तो जीबीएस के शुरुआती लक्षण आमतौर पर झुनझुनी और कमजोरी होते हैं जो पैरों और टांगों से शुरू होकर के शरीर के ऊपरी हिस्से, हाथों और चेहरे तक फैल जाते हैं। लक्षणों में पैर की उंगलियां टखने, कलाइयों में सुई चुभने जैसा एहसास, पीठ में दर्द, पैरों में दर्द, चलने या सीढ़ी पर चढ़ने में असमर्थ होना, चेहरे की हरकतों में परेशानी और दोहरी दृष्टि शामिल है और कुछ लोगों में यह पैरों, हाथों और चेहरे के पक्षाघात का कारण बन जाता है। यानी ऐसी स्थिति में जीबीएस की स्थिति में ज़्यादातर झुनझुनी आना और कमजोरी इसके मूल कारण है और टांगों से शुरू होकर के ऊपरी शरीर के हिस्सों तक इसके ये जो है फैल जाता है और इसके लक्षणों में पैर की उंगलियों में और अंगुलियों में, टखनों में, कलाइयों में सुई जैसे चुभने का एहसास होता है और पैरों में दर्द होता है और चलने फिरने में असमर्थ हो जाते हैं। ये सभी ऐसी इसके लक्षण हैं जो कि आमतौर पर देखने को मिलते हैं और लक्षणों की गंभीरता हल्के से लेकर के गंभीर तक हो सकती है। यानी इसके लक्षण इस तरह से दिखाई देते हैं कि आप हो सकता है आप उसे हल्के में भी ले रहे हैं और हल्के में ना लेकर के वो और ज़्यादा गंभीर भी हो सकते हैं। और WHO का कहना है कि लगभग 1/3 लोगों में छाती की मांसपेशियां प्रभावित होती हैं और जिससे सांस लेने में मुश्किल होती है। गंभीर मामलों में बोलने और निगलने की क्षमता को इससे प्रभावित होती है और जीबीएस तब जानलेवा जटिलताओं को जन्म दे सकता है जब यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है जो आपके रक्तचाप, हृदय की गति को नियंत्रित करता है। यानी जीबीएस के जो आप जिन्हें आप हल्के में ले सकते हो वो परिस्थिति ऐसी है कि आपके शरीर में सुई चुभना और बोलने में और दिक्कतें आना, मांसपेशियां प्रभावित होती हैं इससे और कभी कभी मांसपेशियां हैं उनमें दर्द होता है और निगलने में इससे दिक्कतें आती हैं। और ये सबसे ज़्यादा गंभीर जब हो जाता है जब आपका जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है जिससे आपका पूरा शरीर नियंत्रित होता है और आपका रक्तचाप और हृदय की गति को जब ये नियंत्रित करना शुरू कर देता है तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है। अब इसका इलाज कैसे किया जाता है उसकी बात करें तो जीबीएस के लिए कोई ज्ञात इलाज नहीं है। यानी इसके इलाज के बारे में अभी तक कोई पता नहीं है कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है। हालांकि कुछ उपचार हैं जो इसकी रिकवरी में सहायता कर सकते हैं और ज़्यादातर लोग लगभग पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं और कुछ लोगों में मांसपेशियों की कमजोरी जो है रह सकती है। और उपचार में मुख्य रूप से प्लाज्मा एक्सचेंज और अंतःशिरा इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी शामिल है। यानी इसमें होता क्या है कि इसके जो इलाज है उसमें प्लाज्मा को एक्सचेंज किया जाता है या फिर अंतःशिरा जो इम्यूनोग्लोबिन है उसकी थेरेपी की जाती है। और प्लाज्मा एक्सचेंज या प्लाज्मा फेरेसिस में प्लाज्मा यानी रक्त का तरल भाग निकाला जाता है, उसका उपचार किया जाता है और फिर उसे शरीर में वापस भेज दिया जाता है। यानी
प्लाज्मा एक्सचेंज होता है या प्लाज्मा फेरेसिस में प्लाज्मा जो शरीर के अंदर प्लाज्मा होता है उसका उसे पहले तो निकाला जाता है, उसे निकाल करके उसका उपचार किया जाता है और उपचार करने के बाद उसे वापस जिस व्यक्ति के शरीर में से उसे निकाला था उसमें वापस भेज दिया जाता है। इसे प्लाज्मा में एंटीबॉडी निकल जाती है और जो नसों पर हमला कर रही होती हैं। और अंतःशिरा इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी में शरीर में इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्ट करना शामिल है, जो प्रोटीन होते हैं और जिन्हें शरीर रोग जनकों की पहचान करने और उन्हें बेअसर करने के लिए बनाता है। यानी जब प्लाज्मा थेरेपी हो जाती है तो प्लाज्मा से जो एंटीबॉडी होते हैं उन्हें नसों से निकाल दिया जाता है, जो नसों पर अटैक करते हैं। और जो अंतःशिरा में जो इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी है उसमें शरीर की इम्यूनोग्लोबिन को इंजेक्ट करना होता है और उसमें ऐसे प्रोटीन होते हैं जिन्हें शरीर रोग जनकों की पहचान करने और उन्हें बेअसर करने के लिए बनाता है। और यह प्रतिरक्षा प्रणाली के नसों पर हमले करने को कम करने में मदद करता है और सहायक उपचार भी दिया जाता है इसमें। और शरीर और व्यावसायिक चिकित्सा सहित पुनर्वास की आवश्यकता इसमें हो सकती है और ठीक होने में लंबा समय लग सकता है। यानी ऐसी स्थिति में जब ये गंभीर रूप ले लेता है तो इसे ठीक होने में लंबा समय लग सकता है और इसमें प्लाज्मा फेरेसिस किया जाता है और अंतःशिरा जो इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी है ये सब की जाते हैं। इनसे इसका कोई वैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया था इसका कोई ऐसा इलाज नहीं है जिससे इसे ठीक किया जा सके। और मुख्य तौर पर इसका प्लाज्मा को निकाल लिया जाता है, प्लाज्मा निकालने के बाद उसका उपचार किया जाता है और उपचार करने के बाद उसे वापस भेज दिया जाता है, जिससे जो एंटीबॉडीज़ होते हैं जो शरीर की नसों पर अटैक कर रहे होते हैं उन्हें निकाल दिया जाता है। और उसके बाद अंतःशिरा इम्यूनोग्लोबिन थेरेपी होता है जिसमें ऐसे इम्यूनोग्लोबिन डाले जाते हैं जो प्रोटीन होते हैं और शरीर में जो रोगजनक होते हैं उनको पहचान करने और उन पर बेअसर करने के लिए ये सब बनते हैं। तो इन सभी को इंजेक्ट किया जाता है शरीर में। और अगर आप इससे संक्रमित हो जाते हैं तो आप डॉक्टर से कब मिल सकते हैं? तो WHO का कहना है कि गुएलेन-बेरी सिंड्रोम संभावित रूप से जीवन के लिए खतरा है और गुएलेन-बेरी सिंड्रोम वाले लोगों का जल्द से जल्द इलाज और निगरानी की जानी चाहिए और कुछ लोगों को गहन देखभाल की आवश्यकता भी इसमें हो सकती है। अगर आपको अचानक मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है जो कुछ दिनों में खराब हो जाता है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। यानी अगर ये ऐसा सिंड्रोम है कि इसके लिए लगातार अगर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये आपके शरीर के लिए आपके लिए बहुत गंभीर रूप ले सकता है और बहुत बड़ा खतरा एक तरह से कह सकते हैं। और इसकी स्थिति में कभी कभी तो लोगों को अपनी देखभाल करने के लिए अलग से किसी की ज़रूरत होती है। और अगर आपको अचानक रूप से आपकी मांसपेशियों में दर्द होता है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें, ऐसा WHO की तरफ से कहा गया है और बेस्ट सजेशन है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में और नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।